माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्रीमाली जी तथा उपस्थित देवियों और सज्जनों एवं आकाशवाणी के श्रोताओं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज की सभा में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में सन 1969 से प्रतिवर्ष आकाशवाणी द्वारा हिंदी में एक व्याख्यानमाला का आयोजन होता आया है। अब तक इस व्याख्यानमाला में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन आदि विद्वानों के व्याख्यान हम प्रसारित कर चुके हैं। इस वर्ष हमारे विशेष आग्रह पर डॉक्टर कालूलाल श्रीमाली जी ने यह व्याख्यान देना स्वीकार किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। डॉक्टर श्रीमाली जी ने इस व्याख्यान के लिए राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता, समस्या और समाधान विषय चुना है, जो बहुत ही सामयिक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन आज हमारी राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के सामने समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनके निराकरण के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर श्रीमाली ने लंबी अवधि तक जनसाधारण के मध्य रहकर समाज सेवा का कार्य किया है और आज भी आप जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आप देश के ख्याति प्राप्त शिक्षा शास्त्री हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय से आपके शोध प्रबंध पर आपको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। देश और विदेश के विश्वविद्यालयों ने आपको डीलिट तथा डीएससी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपने संसदीय सचिव तथा शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया तथा सन 1964 में आपने मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति का पद संभाला था, जहां आप 1969 तक रहे। इसके बाद आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर श्रीमाली जाने माने लेखक भी हैं। शिक्षा तथा लोकतंत्र के संबंध में आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी सेवाओं के लिए सन 1976 में आपको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रसिद्ध भाषाविद और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा। डॉक्टर शर्मा बहुत अरसे तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। आप वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक भी रहे हैं। आप हिंदी संस्कृत के जाने माने विद्वान तथा शिक्षाविद हैं। अब मैं डॉक्टर श्रीमाली को आज अपना व्याख्यान आरंभ करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी, उपस्थित महिलाओं सज्जनों, यह मैं अपना बड़ा सौभाग्य और सम्मान समझता हूँ कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया। राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति के कार्यकाल में मुझे उनके सानिध्य में शिक्षा मंत्रालय में काफ़ी लंबे अरसे तक कार्य करने का अवसर मिला था। कई मामलों में नेहरू जी से उनका मतभेद रहा, फिर भी नेहरू जी ने जिन शब्दों में जैसी प्रशंसा उनकी की, उनसे अधिक और कोई कुछ नहीं कह सकता। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू जी ने उनके बारे में कहा था, हम प्रायः गलती करते हैं, हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं,
हमारी जुबान हिचकिचाहट करने लगती है और भूल करती है, परंतु यहाँ एक व्यक्ति है जो कभी भूल नहीं करता, जिसके पाँव कभी नहीं लड़खड़ाते, जिसकी जुबान कभी अशुद्ध उच्चारण नहीं करती, जिन्होंने अपने कथन को कभी नहीं काटा और नहीं अपने एक बार किए हुए काम को निष्फल होने दिया। रूस की यात्रा के बाद जब नेहरू जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, उस समय नेहरू जी ने गदगद स्वर से राजेंद्र बाबू के बारे में केवल इतना ही कहा था कि जिन व्यक्तियों से मेरा परिचय है उनमें हमारे राष्ट्रपति सबसे महान शिष्ट पुरुष हैं। गांधी जी उनके बारे में प्राय कहा करते थे कि राजेंद्र बाबू से कोई नहीं लड़ सकता। बिहार के लोग उनको अजात शत्रु कहा करते थे। राजेंद्र बाबू में सादगी के साथ उच्च कोटि का सौजन्य था। सादा जीवन, उच्च विचार, उक्ति के वे साकार रूप थे। देखने में साधारण व्यक्ति मालूम होते थे, पर उनका व्यवहार और उनके आचरण संत के योग्य थे। वस्तुतः भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति के सच्चे और सर्वश्रेष्ठ प्रतीक थे। राजेंद्र बाबू राष्ट्रीय एकता के बारे में कितने चिंतित थे, यह उनके 1956 में मदुराई के दिए हुए भाषण से प्रकट होता है। उन्होंने कहा था कि हमारे देश की यह विशेषता है कि उसमें अनेकता में एकता है। देश के इस भाग में महिलाएं रत्नों की मालाओं से अलंकृत है। इन मालाओं में प्रत्येक छोटी से छोटी मणि का भी अपना स्थान और मूल्य है। यद्यपि रत्नमाला की प्रत्येक मणि एक दूसरे से भिन्न है, तो भी संपूर्ण रूप में पूरी माला बहुमूल्य और बहुत सुंदर है। भारतवर्ष अनेक विभिन्न मणियों से मंडित ऐसी एक रत्नमाला है। इस देश के विभिन्न राज्य इस माला की विभिन्न मणियाँ हैं। हमको इस रत्नमाला को किसी भी मणि को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सब मिलकर ही रत्नमाला बनाते हैं। प्रत्येक मणि को अपने स्थान में सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे वो उसका तेज, लालित्य और शोभा सबको आनंदित करे, तभी संपूर्ण रत्नमाला जगमगाती रहेगी। इस अवसर पर जब हम उनकी जन्मतिथि मना रहे हैं, तो मैंने अपनी चर्चा का विषय राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता समस्या समाधान रखा है। राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसके कारण लोगों के हृदयों में एकता, संलग्नता, सार्वलौकिक नागरिकता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना जागृत होती है। यद्यपि इस विषय पर कई बार ऊंचे स्तर पर विचार विमर्श हो चुका है, पर आज की पतनोन्मुख राजनैतिक और सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस आदर्श से हम विचलित हो गए हैं। आसाम की समस्या अभी सुलझी ही नहीं, और इधर पंजाब में अकालियों का आंदोलन शुरू हो गया। जम्मू और कश्मीर में नया संकट उत्पन्न हो गया है और प्रतिक्रियावादी और पृथकवादी शक्तियों ने पुनः अपना सर उठाने लगे हैं। इस देश में कई स्थानों पर हिंदू और मुसलमानों के घिनौने दंगे हुए हैं, जिनमें अनेक लोगों की जानें गई। सवर्ण जाति के लोगों और अनुसूचित जातियों में तनाव बना हुआ है और कई बार हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ यह है कि देश के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा अथवा क्षेत्र से संबंधित हों, उन सब सीमाओं से ऊपर उठकर वे समूचे देश के प्रति वफादार हों और आत्मीयतापूर्ण हों। इसके लिए यदि उनको अपनी निजी स्वार्थ अथवा समूह के स्वार्थ का भी त्याग करना पड़े, तो उसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए देश का हित सर्वोपरि हित होना चाहिए। प्रोफेसर धुर्य के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण दो प्रकार से होता है। एक तो राजनीतिक एकीकरण है और दूसरा सामाजिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण में क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक एकीकरण दोनों सम्मिलित हैं। क्षेत्रीय एकीकरण का उद्देश्य यह है
कि जिन क्षेत्रों में भौगोलिक तथा नैसर्गिक रूप से समानता हो उनको जोड़ा जाए। आर्थिक एकीकरण का अर्थ यह है कि जितना भी आर्थिक कार्यक्रम है वो किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं होकर सारे समूह को उसका लाभ मिले। सामाजिक एकीकरण का उद्देश्य यह है कि धीरे धीरे राष्ट्र में जो सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्य हैं उनमें सब लोग समान रूप से भाग ले सकें। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मान्यता देने के बाद कुछ हद तक क्षेत्रीय राजकीयकरण तो हो गया, परंतु उसके अतिरिक्त भी अभी कुछ समस्याएं और शेष हैं जिनका हमें समाधान करना है। वे समस्याएं हैं आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की। इस दृष्टि से देश के सामने कई चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय एकता की जो व्यवस्था प्रोफेसर धुर्वे ने की है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि स्वतंत्रता के बाद हम राष्ट्रीय एकता के विमुख होकर राष्ट्रीय विघटन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। स्वतंत्रता के पहले गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक होकर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा था। यद्यपि उस समय भी अंग्रेज़ों ने हमारे बीच में हिंदू और मुसलमानों को लेकर फूट के बीज बोए थे, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप देश का विघटन हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात जब चीन और पाकिस्तान के हमले हुए उस समय भी देश थोड़े से काल के लिए एकजुट हो गया था, परंतु उसके बाद पुनः हम धर्म, भाषा अथवा क्षेत्रीयता के नाम से आपसी झगड़ों में उलझ गए हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में असमिया, बंगाली, पंजाबी, मराठा, तेलुगु, मद्रासी इत्यादि तो हैं, पर भारतीय विरले ही मिलते हैं। जब हम एकीकरण की बात करते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि हमारे देश में धर्म, भाषा और क्षेत्र की विभिन्नता है और उस विभिन्नता को स्वीकार करते हुए हमें एकीकरण करना है। एकीकरण से ही छोटी इकाइयों को लाभ मिल सकता है। जब उन इकाइयों का विकास होता है तभी समूचा राष्ट्र लाभान्वित होता है। छोटी इकाइयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समृद्धि के पूरक हों और एक दूसरे को मजबूत बनाने में सहायक हों, किंतु प्रायः हम देखते यह हैं कि हमारे यहाँ पारस्परिक तनाव बढ़ता रहा है, जिससे राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है। हमारा देश प्राचीन काल से विविध धर्मों, संप्रदायों, विचारधाराओं तथा परंपराओं का समन्वय स्थल रहा है, परंतु आधुनिक काल में जब से विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में पृथकीकरण होने लगा, पारस्परिक विद्वेष, घृणा और संघर्ष उत्पन्न होने लगा। आर्थिक असमानताओं के कारण जब लोगों में पारस्परिक तनाव पैदा हो जाता है तो उसका लाभ उठाकर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए उनको हिंसा के लिए भड़काते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने कहा था कि सांप्रदायिकता को मैं भारत का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता नष्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगा देनी चाहिए। उन्होंने सांप्रदायिक संगठनों के बारे में यह भी कहा था कि सांप्रदायिक संगठन धर्म का नारा लगाते हैं लेकिन धार्मिक नहीं होते, संस्कृति का नाम लेते हैं लेकिन संस्कृति के लिए कुछ काम नहीं करते, नैतिकता की बात करते हैं लेकिन नैतिकता से कोसों दूर रहते हैं, या आर्थिक समूह भी नहीं होते। अपने को अराजनैतिक कहने के बाद भी ये केवल राजनीतिक होते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल में ग्रीक, शक, कुषाण, मंगोल तथा हूण इत्यादि जो जातियां बाहर से आईं वे भारतवर्ष में समा गईं। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज़ों का राज्य फैलने लगा तो उन्होंने विभेद द्वारा शासन की नीति अपनाई। अपना शासन कायम रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों में घृणा और अविश्वास के बीज बोए, जिसके कारण फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अंग्रेज़ों की इस कूटनीति के बावजूद भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी आदि कई ऐसे मुसलमान थे जो राष्ट्रीय विचारों के थे और जो निरंतर यह प्रयत्न करते रहे कि हिंदू और मुसलमान इस संकीर्ण सांप्रदायिकता के ऊपर उठकर देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना करें। फिर भी हिंदू मुसलमानों के दंगे होते रहे। 1930 में
लाहौर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यह घोषणा कर दी कि राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक पृथक राष्ट्र है, इसलिए उनका अपना निवास स्थान, अपना प्रदेश और अपना एक पृथक राज्य होना चाहिए। कांग्रेस ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। उसके फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ता ही गया और आए दिन हिंदू मुसलमानों के दंगे होते रहे, जिससे हज़ारों लोगों की हत्या हुई और देश की लाखों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। सांप्रदायिकता का विष हमारे समाज की रग रग में इतना फैल गया है कि देश के विभाजन के बाद भी जातियों में वैमनस्य घटने के बजाय बढ़ा ही है। पाकिस्तान बनने के समय पंजाब का एक भाग पाकिस्तान में चला गया और दूसरा भाग भारतवर्ष में रहा। विभाजन के समय हिंदू और सिख दोनों ने कष्ट और पीड़ा भोगी और ये आशा की जाती थी कि दोनों मिलकर पंजाब को खुशहाल बनाएंगे, किंतु शीघ्र ही उनमें परस्पर मतभेद होता रहा और यह मतभेद बढ़ता ही रहा। अंत में हिंदुओं और सिखों के मतभेद इतना बढ़ा कि उसके फलस्वरूप पंजाब का पुनः विभाजन करना पड़ा और 1986 में एक और नया राज्य हरियाणा स्थापित हुआ। इससे सिखों का पंजाब में बहुमत हो गया। फिर भी पंजाब में तनाव बना हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने बड़े परिश्रम के साथ 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, परंतु अभी तक कुछ राज्यों में तनाव ज्यों का त्यों बना हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का झगड़ा हो और न कि यह अपने ही राष्ट्र में कुछ आपसी मतभेद का झगड़ा है। पिछले वर्षों में जो सबसे बुरे दंगे हुए वो अधिकतर औद्योगिक केंद्रों में ही हुए हैं, जैसे रांची, जबलपुर, इंदौर और अहमदाबाद। ऊपर से ये लगता है कि दंगे विभिन्न जातियों में या भाषा संबंधी समूहों में हुए हैं, परंतु यदि काफ़ी गहराई से विचार किया जाए तो यह पता लगेगा कि इनका संबंध प्रायः न तो धर्म से है और न भाषा से है। इनका सीधा संबंध आजीविका से है। एक जाति के लोग अपने प्रांत से दूसरे प्रांत के शहरों में जहाँ बड़े बड़े उद्योग केंद्रित हैं, जीविका उपार्जन के लिए जाते हैं। इस तरह कई पीढ़ियों से दूसरे प्रांत के लोग जाकर वहाँ बस गए हैं। जहाँ के लोगों को, जो अपने आप को भूमिपुत्र समझते हैं, व्यवसाय नहीं मिलता है और यदि मिलता भी है तो वह उच्च श्रेणी का नहीं होता है, तो फिर तनाव उत्पन्न हो जाता है और बाहर के आने वालों के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो जाता है। यदि उनकी जाति, भाषा और धर्म भिन्न है तो फिर वे लोग आपस में हिंसा और आगजनी पर उतारू हो जाते हैं। सांप्रदायिकता का जब आर्थिक विषमता के साथ मेल हो जाता है तो यह भयंकर रूप धारण कर लेता है। देश की एकता में जो दूसरी बाधा पड़ती है वह भाषावाद की है। भारतवर्ष के इतिहास में सदियों से सांस्कृतिक मेल होता रहा है और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ कई भाषाएं प्रचलित हो गईं। इस कारण राज्य की भाषा का कभी प्रश्न उठा ही नहीं। कई भाषाओं का एक साथ विकास हुआ, पर राज्य ने किसी एक भाषा को आश्रय नहीं दिया। मुसलमानों के राज्य में यद्यपि उर्दू अधिक लोगों से बोली जाती थी, परंतु उसको भी राजकीय भाषा की मान्यता नहीं मिली। जो लोग शासन के समीप थे वे फारसी का उपयोग करते थे। 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने अपना राज्य स्थापित किया तब उन्होंने फारसी को हटाकर अंग्रेज़ी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे मुसलमान जो फारसी भाषा के विद्वान थे राज्य की सेवा से मुक्त हो गए और अंग्रेज़ों के राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति हुई उससे वंचित रहे। उधर राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हिंदुओं ने अंग्रेज़ी को अपनाया। यहीं से हिंदुओं और मुसलमानों में प्रतिस्पर्धाएं और पारस्परिक विरोध प्रारंभ हो गया, जिसने आगे जाकर दो भिन्न राष्ट्रों का विभत्स स्वरूप ले लिया। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का राज्य मजबूत होता गया वैसे वैसे लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। 30 वर्षों तक जितना भी कांग्रेस का कामकाज था अंग्रेज़ी में हुआ करता था। गांधी जी ने जो ही कांग्रेस में प्रवेश किया उन्होंने कांग्रेस को नया मोड़ दे दिया और उसको केवल शिष्ट जनों तक के सीमित नहीं रखा, वरन कांग्रेस को साधारण जनता के आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने सारा कामकाज
देशी भाषाओं द्वारा करने पर भी जोर दिया, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि देशी भाषाओं के द्वारा ही जन जागृति हो सकती है। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें निश्चय किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर ही होना चाहिए। गांधी जी के नेतृत्व में लगभग सभी लोगों का एक मत हो गया था कि हिंदी या हिंदुस्तानी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है और वही अंग्रेजी का स्थान ले सकती है। गांधी जी ने इस पर भी जोर दिया कि देश की सभी भाषाएं देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लें। गांधी जी की राष्ट्रभाषा की योजना देश में लगभग सबको स्वीकार थी, पर हिंदी के जो कट्टर हिमायती थे उन्होंने गांधी जी के इस विचार का बहिष्कार किया और यह तर्क देना आरंभ किया कि हिंदी के सही रूप में फारसी, अरबी और उर्दू के कोई शब्द नहीं होने चाहिए। 1940 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह खुलेआम घोषणा की गई कि हिंदी का संबंध संस्कृत से है और उसी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के बारे में गर्मागर्म बहस हुई और अंत में हिंदी को देवनागरी लिपि में राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया गया। अंकों के बारे में निश्चय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाएगा। संविधान के लागू होने के बाद भी 15 वर्षों तक संघ का कामकाज पहले की भांति अंग्रेजी में होना स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने के उपरांत भी हिंदी भाषी और हिंदी भाषी राज्यों में झगड़ा बना रहा। नेहरू जी के इस आश्वासन के बाद भी कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती और जब तक हिंदी भाषा भाषी लोगों की स्वीकृति नहीं होगी, अंग्रेजी राजभाषा बनी रहेगी। उत्तर और दक्षिण के राज्यों में हिंसा और उपद्रव होते रहे और अंत में जो आश्वासन नेहरू जी ने दिया, उसी आश्वासन को 1967 में कानून बनाना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा को सुधारने के लिए 1959 में केंद्रीय सलाहकार मंडल के देश की आवश्यकता को, संविधान की अनिवार्यता को ध्यान में लेकर रखकर भाषा शिक्षण की समस्या पर विचार किया और एक त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। परंतु तब तक दक्षिण के राज्यों में हिंदी के विरुद्ध इतना रोष उत्पन्न हो गया था कि उन्होंने त्रिभाषा सूत्र का भी तिरस्कार कर दिया, जो शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के परामर्श से स्वीकार किया था। इस सूत्र के अनुसार हिंदी भाषी राज्यों के प्रत्येक बालक को अंग्रेजी, हिंदी और एक अर्वाचीन भारतीय भाषा सीखना अनिवार्य था। इसी प्रकार अहिंदी भाषी राज्यों में प्रत्येक बालक को अंग्रेजी, हिंदी और मातृभाषा के अलावा एक अर्वाचीन भाषा सीखना अनिवार्य था। इस प्रकार समूचे देश में हिंदी सबके लिए अनिवार्य हो जाती और धीरे धीरे हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर ली जाती। पर तमिलनाडु ने इस सूत्र का तिरस्कार किया और बंगाल में परिवर्तन के बाद इसको स्वीकार किया गया। हिंदी भाषी राज्यों ने अर्वाचीन भाषा के स्थान पर संस्कृत को स्वीकार किया। इस प्रकार सब ने मिलकर इस उपयोगी सूत्र को दफना दिया। हमारे देश में जितने भी झगड़े हैं, उनका यदि अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाए तो पता लगेगा कि इन झगड़ों का मुख्य कारण आर्थिक असमानता है। भिन्न भिन्न राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति की आय में बड़ी असमानता है। 1960-61 में आय के भेद का विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात में प्रत्येक व्यक्ति की आय राष्ट्र के मध्यमान से अधिक है। मद्रास और असम मध्यमान के समीप थे और दूसरे राज्य नीचे थे। 1964-65 में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में मध्यमान भी इन चार राज्यों के लगभग समानता की श्रेणी में आ गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समाज सेवाओं के अंतर्गत प्रति व्यक्ति पर जो खर्च होता है उसमें भी बड़ी असमानता है। 1967-68 में केरल का प्रति व्यक्ति खर्च 34.4 था, जबकि उसकी तुलना में बिहार में 9.75 था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी राज्यों में बड़ी असमानता है। केरल की तुलना में बिहार के प्रति व्यक्ति समाज सेवा संबंधी खर्च 1/3 से भी कम है। इसी असमानता के कारण राज्यों में परस्पर क्षेत्रीयता की भावना जागृत होती है। जब कभी कोई बड़ा कारखाना लगाना होता है तो प्रत्येक राज्य अपना अधिकार केंद्र के सामने करने का प्रयत्न करता है। नदियों के पानी के बंटवारे में या सीमा निर्धारित करने में झगड़े होते हैं।
दो राज्यों में, चाहे उनमें एक राज्य शासक पक्ष का भी हो, केंद्र से अधिक लाभ उठाने की स्पर्धा होने लगती है। जब एक राज्य गेहूं या चावल अधिक मांगता है तो यह स्पष्ट है कि वो दूसरे राज्य को उससे वंचित करता है। नदियों के पानी के बंटवारे में केंद्र से कोई झगड़ा नहीं, परंतु इससे संबंधित राज्य आपस में इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। ये स्थिति भाषा विवाद की भी है। इस विषय में केंद्र का न तो उत्तर के राज्यों से और न ही दक्षिण के राज्यों से कोई झगड़ा है। झगड़ा तो राज्यों के आपस का है। दोनों में इस बात की निरंतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि किन राज्यों के लोगों को केंद्र में अधिक से अधिक स्थान मिले। इन झगड़ों के पीछे न कोई दर्शन है और न कोई सिद्धांत है, केवल व्यक्तियों की या समूहों की स्वार्थ पूर्ति का लक्ष्य है। सामाजिक एकीकरण की तीसरी बाधा अस्पृश्यता रही है। अस्पृश्यों को हिंदू समाज का एक आवश्यक अंग रखने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। यह उन्हीं के प्रयास का फल है कि आज अस्पृश्य हिंदू समाज के अंग बने हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में कई ऐसी योजना रखी गई जिनके द्वारा उनको संवैधानिक संरक्षण, सेवाओं में आरक्षण तथा कल्याण क्रम में कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं देने पर भी अनुसूचित जातियों में विशेष सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो पता लगेगा कि हर पद पर धन का व्यर्थ व्यय होता है। 1963-64 में प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित विद्यार्थियों की संख्या साधारण विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में 12.6% थी। वही संख्या माध्यमिक स्कूल के स्तर पर घटकर 10.6% हो गई। हाई स्कूल स्तर पर 6.9 हो गई, हायर सेकेंडरी स्तर पर 6.7 हो और विश्वविद्यालय में जाकर 2.5% ही हो गई। जबकि प्रत्येक छात्र जिसके माता पिता की आय 500 रुपये से मासिक से कम है, स्कॉलरशिप का अधिकारी है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का बीच में पढ़ाई लिखाई छोड़ने का मुख्य कारण उनकी गरीबी है। कई बार उनके जीवन में ये प्रश्न उठता है कि वे अपनी जीविका उपार्जन करें या अपनी पढ़ाई चालू रखें। उनकी आर्थिक स्थिति उनको पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में तथा अन्य नियुक्तियों में स्थान सुरक्षित हैं, परंतु वास्तविक प्रतिनिधित्व अभी भी पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि पिछली 5 वर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जातियों के ऊपर मकान निर्माण, छात्रवृत्तियों तथा सेवा आदि पर पर्याप्त धन व्यय हुआ, लेकिन संपूर्ण हरिजन संख्या में इस व्यय का प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत निकाला जाए तो वह भी कमी है। इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों को सवर्ण जातियों के बराबर लाने में कई वर्ष लगेंगे। संविधान में यह दृढ़तापूर्वक निश्चित किया गया है कि हमारे देश में समता और न्याय के आधार पर ही समाज का निर्माण हो। अतः यह हमारा परम कर्तव्य है कि संविधान में जो अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षण दिया gया है उसका हम सच्चाई से पालन करें और उसको कार्यान्वित करने में कोई कसर नहीं उठा रखें। परंतु हम देख ही रहे हैं कि संरक्षण के विरुद्ध आंदोलन शुरू होने लगे हैं और संरक्षण की नीति का प्रबल विरोध होने लगा है। यह रोष और विरोध केवल शब्दों द्वारा ही प्रकट नहीं होता है, वह लोग हिंसा पर भी उतारू हुए हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन करने का आग्रह किया जाता है और चिंतनीय यह है कि उसी के साथ साथ कई स्थानों में अनुसूचित जातियों को सवर्णों के साथ बैठने नहीं दिया जाता है। सरकार जितना अधिक अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रयत्न करती है, उसी मात्रा में उन पर अत्याचार भी होते जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है और ऐसा प्रतीत होता है केवल कानून से अस्पृश्यता का निवारण नहीं किया जा सकता। जो लोग संरक्षण का विरोध करते हैं और जिन जातियों के लिए संरक्षण किया जाता है, उन दोनों को यह समझना चाहिए कि संरक्षण की स्थिति सदैव के लिए नहीं है। संरक्षण उसी समय तक है जबकि अस्पृश्य जातियों और सवर्णों में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं हो जाती। इस असमानता को जितना जल्दी हम मिटा सकें, उतनी जल्दी हमको राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सफलता मिलेगी। हमारे समाज में जो तनाव हमें दिखाई देते हैं, चाहे वे जाति, धर्म, भाषा अथवा क्षेत्रीयता के संबंधित हों, उन सब के पीछे मुख्य कारण आर्थिक असमानता है। जहाँ आर्थिक असमानता है वहाँ विरोध अवश्यंभावी है।
स्वतंत्रता के बाद से भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि असमानता दूर हो और सब लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, परंतु तभी संभव है कि जब जनसमाज की पूर्व अवस्था में परिवर्तन हो। जब जब सामाजिक परिवर्तन होता है तब तक समाज में तनाव उपस्थित हो जाता है। आजकल जो तनाव हमको दिखाई देता है वो उसी सामाजिक परिवर्तन के कारण है। समाज में एक समूह पूर्व की व्यवस्था चली आ रही है कायम रखना चाहता है और दूसरा प्रगतिशील समूह परिवर्तन लाना चाहता है। समाज में विरोध और सहयोग दोनों ही भावनाएं प्रचलित होती हैं। क्षेत्रीयता तथा जाति के बंधन जैसे जैसे टूटते जाएंगे वैसे वैसे विरोध की भावना कम होती जाएगी, सहयोग की भावना बढ़ती जाएगी और सामाजिक एकीकरण होता जाएगा। राष्ट्रीय एकता का यह कभी अर्थ नहीं है कि हम भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओं को मिटाकर एक रूपता देना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति पृथक पृथक तत्वों से निर्मित है और उनमें से एक के भी विकास में बाधा डालने में संपूर्ण संस्कृति के विकास को बाधा पहुंचती है। गुरुदेव टैगोर ने कहा था कि भारतीय संस्कृति पूर्ण विकसित कमल के समान है। उसमें यदि एक पंखुड़ी भी विकृत हो जाती है अथवा ठीक प्रकार से विकसित नहीं होती तो सारे पुष्प को हानि पहुंचती है। हमारा उद्देश्य अनेकताओं में एकता का खोज निकालना है और उसी के साथ साथ जो भिन्नता हैं उनको स्वतंत्र रूप से विकसित होने का पूर्ण अवसर देना है। एकता स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद यदि हमने इस साधन को अपनाया होता तो आज जो विघटनकारी शक्तियाँ पनप रही हैं वे नहीं पनपती। सबसे पहले हमें शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलना पड़ेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यपुस्तकों का संशोधन किया है, पर उस दिशा में अभी बहुत करना बाकी है। इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान इस तरह बच्चों के सामने रखने चाहिए जिससे उनमें राष्ट्र भावना जागृत हो सके। राष्ट्र के वीरों का जीवन चरित्र उनके सम्मुख रखना चाहिए जिससे वे अपने आप को गौरवान्वित एवं प्रेरित अनुभव कर सकें और समय आने पर राष्ट्र की सेवा में पूर्वजों की तरह बलिदान भी कर सकें। भारतीय इतिहास में इस तरह की जीवनियाँ भरी पड़ी हैं। इसके अलावा इस देश के बालक को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से पूरी तरह परिचित होना चाहिए। जो सांस्कृतिक धरोहर हमको विरासत में मिली है उसके मूल्यों से बालकों को परिचित कराना चाहिए जिससे आगे जाकर वे अपने धरोहर तथा उसके मूल्यों के संरक्षक बन सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर पाठ्यपुस्तकों का संशोधन होना आवश्यक है। दक्षिण की और उत्तर की शिक्षण संस्थाओं में परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, वाद विवाद इत्यादि की योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए जिससे युवा पीढ़ी एक दूसरे को समझकर नज़दीक आ सकें और उनमें भावात्मक संबंध स्थापित हो सके। स्वतंत्रता के पूर्व विश्वविद्यालय समूचे देश के लिए खुले थे और विद्यार्थी देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर प्रवेश करते थे, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनमें तो अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता ही नहीं। इससे भी बढ़कर दुख का विषय यह है कि जो केंद्र के विश्वविद्यालय हैं जिनमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय प्रमुख हैं वे भी संकुचित होते जा रहे हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आर्थिक सहायता मिलती है उन सब के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे कुछ स्थान दूसरे प्रांतों के लिए भी आरक्षित रखें। यदि आवश्यक हो तो दूसरे प्रांतों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाए। सांप्रदायिकता के उन्मूलन के यह भी आवश्यक है कि सांप्रदायिक संगठनों पर संवैधानिक रोक लगा दी जाए। यह सर्वविदित है कि देश में लगभग सभी जातियों की सांप्रदायिक संस्थाएं हैं जो जातिवाद का जहर फैलाती हैं। उन सब का उद्देश्य तो राजनीतिक है, परंतु धर्म की आड़ में वे अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। जब धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण हो जाता है तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। इन संस्थाओं पर यदि रोक नहीं लगाई गई तो भारतीय लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यह प्रश्न इतने महत्व का है कि यदि प्रस्तुत संविधान द्वारा यह रोक नहीं लगाई जा सकती तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। चुनाव के समय भी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि सभी प्रत्याशी प्रायः सांप्रदायिक तत्वों का सहारा लेते हैं। पहले तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिस क्षेत्र में जाति विशेष का प्रभाव अधिक हो तो उसी क्षेत्र में उसी जाति का प्रत्याशी खड़ा किया जाता है। यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक प्रत्याशी अपनी जाति का सहारा लेता है
और इससे सांप्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। कोठारी शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कई सिफारिशें की है जिनको यहाँ दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर उनमें से एक सिफारिश जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। कोठारी आयोग ने सर्वसामान्य स्कूल की स्थापना की सलाह दी है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो प्राइमरी स्कूल ग्राम पंचायतों या सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं वे प्रायः निम्न श्रेणी के होते हैं और दुर्भाग्य है कि देश के अधिकतर बालक उन्हीं स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। जो बालक धनवान घरों से आते हैं वे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते, ऊंची फीस देकर निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ यही हाल माध्यमिक शालाओं का है। जो बालक गरीब घरों से आते हैं वे साधारण स्कूलों में जाते हैं और जिनके माता पिता धनवान हैं वे ऊंची फीस देकर अपने बच्चों को निजी स्कूलों में अथवा पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। इस प्रकार हमारी शिक्षा प्रणाली अमीरी और गरीबी का भेद मिटाने के बजाय उस भेद को स्थिर ही नहीं करती बल्कि उसको बढ़ावा देती है। अमीर घरों से निकले हुए बच्चे ऊंची फीस देकर शिक्षा खरीद लेते हैं और गरीब घरों के बच्चे उससे वंचित रहते हैं। इसका अंततोगत्वा परिणाम यह होता है कि निजी और पब्लिक स्कूलों से निकले हुए बच्चे प्रशासन सेवाओं में, व्यापार में अथवा अन्य सेवाओं में ऊंची तनख्वाह वाले ऊंचे पदों पर शीघ्र नियुक्त हो जाते हैं और साधारण स्कूलों से निकले हुए विद्यार्थी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं और बेकारों की गणना में आ जाते हैं। इस तरह की शिक्षा प्रणाली समाजवादी समाज के सिद्धांतों के विपरीत है। केंद्र और कतिपय राज्यों में निर्धन परंतु योग्य विद्यार्थियों के लिए पब्लिक स्कूलों में पढ़ने के लिए कुछ छात्रवृत्तियां निर्धारित की हैं, परंतु इतनी कम हैं कि सभी योग्य बालक धन के अभाव में इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग के अलावा भाषात्मक एकता समिति, राष्ट्रीय एकता परिषद, उपकुलपति सम्मेलन इत्यादि ने राष्ट्रीय एकता के संबंध में कई प्रकार की सिफारिशें की है, परंतु वो केवल कोरे कागज पर ही रह गई हैं। भाषा की समस्या सबसे अधिक जटिल है। निकट भविष्य में इसका कोई समाधान नजर नहीं आता है। तमिलनाडु में भाषा को लेकर घोर विरोध है। जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं और जो हमारी भावात्मक एकता के द्योतक हैं उनको भी बदला जा रहा है। सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है और उपदेशक सूत्र है उसको भी परिवर्तित किया गया है क्योंकि संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि में है। सत्यमेव जयते के स्थान पर वैमे वेल्लम तमिल भाषा में कर दिया गया है। देश के 3 राष्ट्रीय चिन्ह हैं। एक तो खंभे पर सिंह और धर्म चक्र है जैसा कि सारनाथ के अशोक स्तंभ पर है। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज और तीसरा राष्ट्रीय गीत है। इन चिन्हों का विशेष महत्व है। इनके द्वारा नागरिकों के मन में राष्ट्र की एक प्रतिभा बनाई जाती है और जो राष्ट्र के प्रति केवल राजभक्ति ही नहीं बन पाती वरन प्रेम और श्रद्धा की भावना की भी जागृत करती है। इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने से इनके पीछे जो मुख्य उद्देश्य हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं। हिंदी भाषा के प्रति जो विरोध उत्पन्न हुआ उसका सारा दोष केवल दक्षिण के लोगों को ही देना उचित नहीं होगा, बल्कि हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी के प्रचार के लिए आवश्यकता से अधिक तीव्र उत्साह दिखाया। ये उसी का फल है। स्वतंत्रता के पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा ने हिंदी के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और सब लोग, स्त्री पुरुष और बालक, हिंदी सीखने के लिए उत्सुक थे। पर स्वतंत्रता के बाद सारा वातावरण बदल गया और हिंदी का विरोध होने लगा। ये बात तो लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं कि भारतीय भाषाओं में से हिंदी ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये इसलिए नहीं कि और अन्य भाषाओं से अधिक समृद्ध और विकसित हुई है, परंतु इसलिए कि अधिक संख्या में देशवासियों की यह मातृभाषा है और लगभग सभी प्रांतों में इसको समझने वाले लोग हैं। परंतु दक्षिण के लोगों के मन में जो संदेह और भय उत्पन्न हो गया उसका निराकरण करने का एक ही उपाय है और वह यह है कि हिंदी धीरे धीरे अपनी आंतरिक सक्रिय शक्ति से विकसित होकर अन्य भाषाओं के समीप आती जाए। देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ साथ लोगों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आवागमन बढ़ेगा और वे स्वयं एक राष्ट्रभाषा का राजभाषा की आवश्यकता अनुभव करेंगे, पर इसके लिए समय लगेगा। पिछले वर्षों में राष्ट्रभाषा को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया और उसके कारण जो उत्तर और दक्षिण भारत में लोगों के परस्पर मनमुटाव हो गया,
उसके साथ उसको समय दूर करेगा। सदैव के लिए अंग्रेजी राज्य भाषा नहीं रह सकती। लगभग एक शताब्दी के बाद 2 या 3% लोग ही अंग्रेजी जानते हैं, और उनमें भी उन लोगों की गणना बहुत कम है जिन्होंने अंग्रेजी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसके विपरीत हिंदी 40% लोगों की मातृभाषा है, और इससे भी कहीं ज़्यादा लोग इस भाषा को समझते हैं और ठीक प्रकार से इसका उपयोग भी करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राष्ट्रभाषा का स्थान हिंदी को ही मिलेगा, पर इसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना पड़ेगा, और दक्षिण के लोगों के मन में जो संदेह भय उत्पन्न हो गया है उसको दूर करना पड़ेगा। हिंदू समाज में जातिवाद तीसरी ऐसी प्रथा है जो स्वस्थ राष्ट्रीयता को पनपने में बाधा उत्पन्न करती है। जाति प्रथा देश में उतनी ही पुरानी है जितना कि हिंदू समाज। जब आर्य भारतवर्ष में आए उस समय उनका सम्मिलन वहाँ के देशवासियों से हुआ और उन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। प्रारंभ में दो ही जातियाँ थी, आर्य और अनार्य, जिसको दस्यु भी कहते थे। इनका भेद केवल चमड़ी का रंग, वर्ण, शारीरिक आकृति और पूजा के तरीकों और भाषा से था। यह भेद केवल जाति का और संस्कृति का था। यह भेद केवल आर्यों और अनार्यों तक ही सीमित नहीं रहा, परंतु धीरे धीरे आर्यों में भी भेद होने लगा और 4 जातियों का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक समय में इन जातियों में अंतर्जातीय भोजन या विवाह का कोई निषेध नहीं था। ईसा के 300 वर्ष पूर्व तक भोजन विवाह में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। जातियों में जैसी कठोरता हमको आधुनिक काल में दिखाई देती है वैसी नहीं थी, वह तो मध्यकालीन युग से प्रारंभ होती है। आधुनिक काल में जो असंख्य जातियाँ प्रचलित है उनका प्रादुर्भाव अंतर्जातीय विवाह इससे हुआ प्रतीत होता है। पुरानी जाति व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, न कि जन्म पर। आधुनिक काल में जो जाति प्रथा जन्म और वंश से संबंधित है, इसमें और प्राचीन प्रथाओं में जाति संस्कृति व्यवसाय की दृष्टि से कोई समानता नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता ये जानते थे कि जाति प्रथा और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते हैं। उन्होंने संविधान में इस तरह से नियम बनाए जिसके द्वारा किसी भी देश के नागरिक के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात न हो सके। भारतीय संविधान के अनुसार राजकीय सेवा में किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। राज्य के अधीन जितनी भी नियुक्तियां या पद हैं उनमें सभी नागरिकों का समान अधिकार है। भारतीय संविधान ने जाति प्रथा पर सीधा प्रहार किया है, परंतु इससे हमको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जाति प्रथा किसी प्रकार से कम हो गई है। चुनाव के समय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्याशियों को चुना जाता है जहां उनकी जाति के लोग अधिक संख्या में हैं। जाति विशेष के लोग ऐसे प्रत्याशियों को केवल स्वागत ही नहीं करते, बल्कि उनके चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। यद्यपि जातिवाद का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, परंतु देश में स्थिति यह है कि जातिवाद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पिछड़े वर्ग में जन्म लेता है, उसमें चाहे कितनी भी योग्यता क्यों न हो, उसको सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा ही रहना पड़ता है। लोकतंत्र में सब लोगों का विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति में यदि योग्यता है तो उसको ये अवसर मिलना चाहिए कि वह ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सके। यह स्थिति दुखद है कि जातिवाद के अनुसार सभी जातियों के व्यवसाय पूर्व से निर्धारित होते हैं। उच्च जाति के लोग के ऊंचे व्यवसाय और अनुसूचित जाति के लोगों को नीचे दर्जे के व्यवसाय पहले से निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सामाजिक न्याय के विपरीत होती है। जातिवाद अपनी जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध लगाता है। यदि कोई व्यक्ति जाति के बाहर विवाह कर लेता है तो उसको बहिष्कृत और हीन दृष्टि से देखा जाता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह जिसको चाहे अपना जीवन साथी चुने। जातिवाद व्यक्ति को इतना बंधन में डाल देता है कि वह क्या व्यवसाय करे, कैसा भोजन करे, किसके साथ विवाह करे आदि इन सब बातों में उसको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद कई बाधाएं उत्पन्न करता है। इसके निवारण के लिए स्वतंत्रता के बाद सरकार ने और सार्वजनिक संस्थाओं ने कई प्रयत्न किए, पर अब भी जातिवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूरी तरह व्याप्त है। उद्योगों में, व्यवसायों में, सरकारी नौकरियों में, शिक्षा संस्थाओं में और विश्वविद्यालयों में तक में यदि किसी अमुक जाति का एक भी व्यक्ति प्रभावशाली पद पर पहुंच जाता है
तो फिर वो बराबर यही प्रयत्न करता है कि पहले तो अपनी बंधुओं संबंधियों को और बाद में अपनी जाति के लोगों को संरक्षण देता है। इस तरह के पक्षपात से अन्य जाति के लोगों में द्वेष और घृणा उत्पन्न होती है, जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए घातक है। जो भी राष्ट्र का हित चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि जातिवाद का डटकर मुकाबला करें और उसका उन्मूलन कर दें। सांप्रदायिकता और जातिवाद ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं कि इसका जन्म विकास आर्थिक विषमताओं से होता है। जैसे जैसे देश में आर्थिक विकास होगा, वैसे वैसे रूढ़िवादिता और संकीर्णता समाप्त होती जाएगी और एक स्वस्थ राष्ट्रवाद का स्वरूप निखर कर ऊपर आएगा। चुनाव के समय जातिवाद का सब राजनीतिक दल खुलेआम प्रयोग करते हैं। सभी अनुभव तो करते रहे हैं कि चुनाव में जाति का पृथक प्रश्रय लेने से जातिवाद को प्रश्रय मिलता है, पर वोट का लालच इतना प्रबल होता है कि कोई भी दल अपने स्वार्थ के लिए जातिवाद का तिरस्कार करने में तैयार नहीं है। जनता को चाहिए कि चुनाव में यदि जाति के आधार पर किसी को प्रश्रय दिया जाता है तो उसका चुनाव में बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार सांप्रदायिकता, भाषावाद और जातिवाद राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। एक और नया तनाव राज्यों और केंद्र के बीच प्रारंभ हो गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कश्मीर, जहां कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दल सत्ता में हैं, ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि केंद्र में शक्ति जरूरत से ज़्यादा केंद्रित हो गई है, इसलिए उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और केंद्र राज्यों के संबंधों के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। हाल ही में कश्मीर में इन नेताओं का जो सम्मेलन हुआ, उसमें इसी आशय का प्रस्ताव पास किया गया। भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों के संबंध को पर्यालोचन करने के लिए सरकार या कमीशन नियुक्त किया है, जो पूर्ण पर्यावलोकन के पश्चात अपनी सिफारिशें पेश करेगा। यहाँ हम इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब केंद्र कमज़ोर हुआ है, देश ने अपनी स्वतंत्रता खोई है। केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह देश की अलग अलग इकाइयों में एकता लाए तथा रूढ़िवाद से ग्रस्त समाज में आधुनिकता, चेतनता तथा प्रगतिशीलता लाए। यदि विकेंद्रीकरण से केंद्र की शक्ति कम हो जाती है तो संपूर्ण देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे संविधान में संघ शासन की व्यवस्था है और उसमें यदि कोई दोष आ गया है तो केंद्र को और राज्यों को मिलकर उसे दूर करना चाहिए। राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस समस्या को पारस्परिक विरोध से नहीं वरन मिलकर हल करना चाहिए, जिससे देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की आंच न आवे। यदि संविधान को अच्छी तरह से देखा जाए तो हमको पता लगेगा कि संविधान के निर्माताओं का यह स्पष्ट आशय था कि संघ में केंद्र मजबूत हो। उन्होंने बहुत सारे विषय राज्यों पर छोड़ दिए जिनके संबंध में उन्हें प्रबंध करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की राय थी कि हमारे संविधान में ऐसा अच्छा संतुलन है कि एक तरफ तो राज्यों को अधिक से अधिक स्वशासन का अधिकार दिया है और दूसरी तरफ केंद्र को पर्याप्त सत्ता दी है, जिससे वो राज्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रख सके। संभवतः पिछले कुछ वर्षों में संतुलन में कुछ विकार आ गया हो और केंद्र ने राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप किया हो, परंतु कमीशन के अनुसार यह केवल प्रशासनिक तथा आर्थिक मामलों से संबंधित है, न कि संविधान से। इसलिए संविधान में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि संविधान में जो नियम बनाए गए हैं उनकी किसी प्रकार से अवहेलना न हो। कमीशन की रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत हुई और संभव है कि पिछले 14 वर्षों में केंद्र और राज्यों के संबंधों में कुछ और विकार उपस्थित हुए हों। इसका उपाय यह नहीं है कि राज्य और केंद्र के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक विरोध उत्पन्न हो जाए, वरन आपस में परामर्श करके ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे राज्य और केंद्र दोनों देश की योजनाओं और सेवाओं में अधिक से अधिक भाग ले सकें और सहयोग दे सकें। राज्यों और केंद्रों में जो पारस्परिक संदेह और अविश्वास की दीवार बन गई है, उसे गिराना चाहिए। एक लोकतांत्रिक राजतंत्र ऐसी स्थिति में सफल नहीं हो सकता यदि शासक और विपक्षी दलों में बराबर अविश्वास बना रहे। आपस में विश्वास का वातावरण बनाने के लिए ऐसे तरीके ढूंढ निकालने चाहिए जिससे शासक दल अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से तथा समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से देश की समस्याओं के संबंध में परामर्श कर सके। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि शासक और विपक्षी दलों में जो संदेह और अविश्वास बना हुआ है वह दूर होगा और देश की समस्याओं के समाधान के लिए ऐक्य बन सकेगा। ऐसा करने में राज्यों और केंद्रों के संबंध का विवाद समाप्त हो जाएगा और सब लोग अनुभव करेंगे कि पारस्परिक विरोध इतना गहरा नहीं है जितना कि प्रायः समझा जाता है।
देश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारी संस्कृति में अनेकतावाद के सिद्धांत को सब लोग मन से स्वीकार कर लें और एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के साथ सहिष्णुता का व्यवहार करें। हम सब एक ही देश के वासी हैं और हमको इसी देश में रहना है। हमारी संस्कृति में धर्म की भिन्नता तो है, परंतु हमारी भलाई इसी में है कि हम ऐसे साधन जुटावें जो हमारे समाज में एकीकरण की भावना जागृत कर सके। राष्ट्रीयता को मजबूत करने का सीधा उपाय तो यह है कि जनता के सामने ऐसे उद्देश्य और लक्ष्य हों जिनकी प्राप्ति के लिए सब देशवासी भागीदार हों और प्रयत्नशील हों। जिस देश में करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके सम्मुख धर्म की से कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आजीविका का होता है। इसलिए हमें अपनी सारी शक्ति उसी प्रश्न को हल करने में लगानी चाहिए। यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसमें सब देशवासी एक होकर जुट जाएं तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे स्वतंत्रता के बाद जो भेदभाव हमारे बीच हुए हैं वे हम भूल जाएं। हमारे देश में काफ़ी आर्थिक विकास हुआ है, परंतु अधिकतर लोग उसमें अपने आप को साझेदार नहीं समझते हैं। सामाजिक और आर्थिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव हो सके कि उसका परिश्रम का लाभांश उसको ही मिल रहा है। यह केवल समाजवाद में ही संभव है। जितनी तेज़ी से हम इस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसी मात्रा में समाज में एकीकरण होगा और अल्पसंख्यकों में भी असंतोष की भावना कम होगी। धन्यवाद।